आज मैं आपको एग्जाम्पल में आगे बढ़ा रही हूँ। मैं मान के चल रही हूँ कि वो उस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं आपको समझ आ गए हैं। अब मैं दूसरे ले रही हूँ। देखिए, न्यू एग्जाम्पल ले रहे हैं हम मैच मेकिंग के लिए। ये बॉय की कुंडली है और ये 4 लड़कियां हैं। चार लड़कियां। अब हमने देखा जो बॉय है वो मांगलिक नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र की मैंने डिटेलिंग नहीं दी है। इसका मतलब मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बॉय मांगलिक नहीं है, लेकिन उसके मंगली योग कारक प्लैनेट हैं। मंगली योग कारक भावों में जो मंगली योग कारक प्लैनेट थे हमारे, वो कौन से थे? मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु। ये 5 प्लैनेट थे हमारे मांगलिक योग कारक प्लैनेट। और जो मांगलिक योग कारक जो भाव हैं वो कौन से थे? पहला, चौथा, 7वां, 8वां एंड 12वां। ये भाव है, ये ग्रह है। अब हमने देखा कि शनि बैठा है, राहु बैठा है और सूर्य बैठा है। मतलब लड़के की कुंडली में मांगलिक योग कारक प्लैनेट मांगलिक योग कारक भावों में बैठे हैं। मंगल नहीं बैठा, मतलब मांगलिक नहीं है जातक। अब उसके लिए हमारे पास 4 लड़कियों के ऑप्शन आए हैं, तो हम मांगलिक योग कारक ग्रह के अकॉर्डिंग रैंकिंग देंगे। अब जो पहली लड़की है हमने देखा वो लगन से मांगलिक है, लेकिन मांगलिक योग कारक ग्रह इनमें से कोई भी इसमें नहीं बैठे, कोई भी प्लैनेट इसमें नहीं बैठे। दूसरी कुंडली हमने चेक करी, हमने देखा कि भाई मांगलिक भी है लड़की, प्लस में मांगलिक योग कारक जो प्लैनेट्स हैं वो मांगलिक योग कारक भावों में बैठे हैं। तीसरी कुंडली में हमने चेक किया कि जातक मांगलिक नहीं है और मांगलिक योग कारक जो प्लैनेट्स है वो बैठे हैं इसमें। और चौथे में हमने देखा मात्र एक शनि बैठा है, मात्र एक शनि बैठा है। तो अब हमें इसके साथ मैचिंग करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है ना वो ये है कि इस व्यक्ति को ये वाली कुंडली सूट कर सकती है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि यहाँ पे व्यक्ति लगन से मांगलिक है, लगन से मांगलिक, और यहाँ पे व्यक्ति लगन से मांगलिक नहीं है, लेकिन 3 प्लैनेट्स मांगलिक योग कारक जो प्लैनेट्स है वो मांगलिक योग कारक भावों में बैठे हैं, तो इनकी सेटिंग हो सकती है, हो सकती है सेटिंग। मतलब कोई मना वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है कि शनि उसका 6th हाउस में बैठा है लड़की का, यानी कि कहीं ना कहीं 2 भावों का जो स्वामी है वो दूर स्थान में चला गया। इसलिए मैं अभी इसको रैंक 1 नहीं दूंगी, मैं अभी इसको रैंक 1 नहीं दूंगी। अब मैं सेकंड कुंडली पे बढ़ती हूँ आगे। मैंने देखा कि भाई इसमें ना 2 प्लैनेट्स आ गए दूर स्थानों में। फिर मैं तीसरी कुंडली पे आगे बढ़ी, तीसरी कुंडली पे बढ़ी आगे। मैंने देखा कि जो केतु है वो दूर स्थान में बैठा है, लेकिन शनि कहीं ना कहीं 7th हाउस में बैठा है। जब शनि 7th हाउस में होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि दाम्पत्य सुख की कमी आती है। शनि उम्र से बड़ा प्लैनेट है, बुजुर्ग प्लैनेट है। शनि को हम नपुंसक प्लैनेट भी बोलते हैं, सन्यासी प्लैनेट भी बोलते हैं, तो उसकी 7th हाउस में सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, लेकिन इसके साथ भी हम मैचिंग कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो इसके साथ भी मैचिंग हो सकती है। और इसके साथ मैचिंग भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि शनि बैठा है यहाँ पे, मांगलिक नहीं है लड़की, शनि लेकिन बैठा है यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं। पहली बात तो इस लड़के के साथ चारों कुंडलियां चल सकती हैं। ये बात आपको समझ में आई है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए।
क्लियर है? मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम पहली दृष्टि में देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जातक मांगलिक नहीं है और ये लड़की मांगलिक है, तो इसके हिसाब से इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जब मैच मेकिंग का जो कोर्स सीख रहे हैं उसमें हमने ये पढ़ा था मंगल के इक्विवेलेंट ये सारे प्लैनेट्स होते हैं। बस फर्क इतना सा है कि मंगल से थोड़ा सा कम शनि माना जाता है, शनि से थोड़ा कम सूर्य माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कर सकते हैं, मैचिंग मिल सकती है। अगर इस व्यक्ति का लगन से मांगलिक नहीं है लेकिन शनि राहु सूर्य तो बैठे हैं, तो मात्र यहाँ पे अगर लगन में मंगल बैठा है तो इसके साथ हो सकती है। तो अब मुझे इसकी रैंकिंग देनी है। देखिए जी रैंकिंग, मैं फर्स्ट रैंक इसी को ही दूंगी। किसको दूंगी फर्स्ट रैंक बताइए? इस वाली कुंडली को दूंगी मैं फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक मैं इसी को दूंगी। इसको क्यों दूंगी फर्स्ट रैंक? क्योंकि जातक बॉय की कुंडली में शनि वर्ष का उसमें लगन में बैठा है और इसमें गए भाव में बैठा है, तो वो आपस में फिर कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये देखिए मांगलिक भी नहीं है, ये भी मांगलिक नहीं थी, ये भी मांगलिक नहीं है। और इसका क्या है? सूर्य और शनि का, सूर्य और शनि, और यहाँ पे क्या हो रहा है? सूर्य शनि राहु आ रहे हैं। मैचिंग जब हम करते हैं तो फर्स्ट रैंक में इस कुंडली को दूंगी। ठीक है जी। सेकंड रैंक मैं इसको दूंगी। सेकंड रैंक इस कुंडली को दूंगी सेकंड रैंक। क्यों दूंगी सेकंड रैंक इसको? इसमें तो खाली एक ही प्लेनेट आ रहा है जो हमने जो कर पोजीशन पे है, शनि, बाकी तो कोई भी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मात्र एक शनि से ये चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ पे 3 प्लैनेट बैठे हैं तो हमें 2 या 3 चाहिए, एक से भी काम चल जाएगा। मैंने यहाँ को सेकंड रैंक इसलिए दिया देखिए, क्योंकि देखिए सूर्य है एक राशि का स्वामी, वो दूसरे स्थान में गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है? सूर्य और शनि गए हुए हैं और यहाँ पे शनि गया हुआ है। शनि कम से कम 2 भावों का स्वामी तो होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 भावों के स्वामी दूसरे स्थान में चले गए। यहाँ पे 1 भाव का स्वामी दूसरे स्थान में गया है, इसलिए मैं इसको रैंक सेकंड दूंगी। रैंक थर्ड मैं इसको दूंगी एंड रैंक 4 इसको दूंगी। दोनों ही केसेस में देखिए लड़की मांगलिक है, तो कम से कम मांगलिक योग कारक प्लैनेट तो नहीं बैठे हुए इसमें, और इसमें बैठे हुए हैं। और इसमें 3 भावों का स्वामी दूसरे स्थान में चला गया। शनि 2 लॉर्डशिप का स्वामी होता है, सूर्य 1 लॉर्डशिप का स्वामी होता है, मतलब 3 लॉर्डशिप हमारी दूसरे स्थान में चली गई, 3 लॉर्डशिप। और जो जीवन की कुंडली है उसमें शनि बैठा है मात्र 6th हाउस में। तो 2 लॉर्डशिप खराब हुई है, तो मैं थर्ड इसको रैंक दूंगी एंड फोर्थ इसको रैंक। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, ये बॉय की कुंडली है और इसके लिए हमने 4 लड़कियां ली है। गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3 एंड गर्ल 4। अब देखिए ये जो लड़का है ये मांगलिक नहीं है, चंद्रमा और शुक्र नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें नहीं पता वो डबल मांगलिक है, ट्रिपल मांगलिक है, आंशिक मांगलिक, हमें उससे मतलब नहीं पता चल रहा, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की डिटेलिंग जब तक नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे।
तो यहाँ पे सिर्फ मंगल बैठा है, तो हमें समझ में आ रहा है जातक प्रॉपर मांगलिक नहीं है, लेकिन मांगलिक योग कारक प्लैनेट सूर्य वो लगन में बैठा है। उसके साथ 4 कुंडलियां हमने ली है लड़की की। जो पहली लड़की है, देखिए वो मांगलिक है, 4th हाउस में मंगल बैठा है तो मांगलिक है, लेकिन कोई भी और मांगलिक योग कारक प्लैनेट मांगलिक योग कारक भाव में नहीं है, यहाँ पे नहीं है। सेकंड केस में हमने देखा कि जातक मांगलिक नहीं है क्योंकि पंचम भाव में मंगल बैठा है, लेकिन सूर्य मांगलिक योग कारक प्लैनेट मांगलिक योग कारक भाव में बैठा है, मात्र सूर्य। तीसरी कुंडली में हमने देखा कि जातक यहाँ पे मांगलिक नहीं है, लेकिन एक मांगलिक योग कारक प्लैनेट मांगलिक योग कारक भाव में बैठा है। चौथी कुंडली में हमने देखा कि जातक मांगलिक है और साथ में एक मांगलिक योग कारक ग्रह मांगलिक योग कारक भाव में बैठा है और राहु भी बैठा है। अब सबसे पहले हमारा दिमाग चलता है कि भी हम किसको रैंक फर्स्ट दें। देखिए पहली बात तो ना, जो गर्ल 1 है ये चल सकती है कुंडली, अगर सिर्फ आप मांगलिक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करो, क्योंकि यहाँ पे मंगल है और यहाँ पे सूर्य आ गया, हो सकती है अगर बहुत अच्छा रिश्ता हो, सारी चीजें पॉजिटिव हो और सिर्फ एक मंगल के ऊपर बात अटक रही हो कि ये मांगलिक है ये मांगलिक नहीं है, तो हम ये बात बताना चाहते हैं आपको कि मांगलिक के हिसाब से इसकी शादी हो सकती है, मांगलिक का कोई रोड़ा बीच में नहीं आना आएगा। दूसरे केस में भी हम शादी करवा सकते हैं, दूसरे केस में भी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गर्ल 1 की कुंडली में शनि बैठा है दूर स्थान में, 2 भावों का स्वामी दूर स्थान में चला गया और यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाग्य स्थान में राहु और केतु के एक्सिस में आ रहा है। जब भी भाग्य स्थान राहु केतु के एक्सिस में होता है, व्यक्ति को सफलता बहुत लेट मिलती है, हर काम में अड़चन आती है, क्योंकि भाग्य स्थान राहु केतु के एक्सिस में आ गया। यहाँ पर भी देखिए भाग्य स्थान राहु केतु के एक्सिस में आ गया, लेकिन इससे भी शादी हो सकती है, मतलब मांगलिक वाला रोड़ा नहीं अटकेगा, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठा है, वहां पे सूर्य बैठा है तो यहाँ पे शनि बैठा है। और गर्ल 4 की कुंडली में भी, गर्ल 4 की कुंडली में हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि ना करें शादी, क्योंकि देखिए ये मांगलिक भी है, ऊपर से मांगलिक योग कारक प्लैनेट भी बैठे हैं, ज्यादा हो रहा है मांगलिक, ज्यादा हो रहा है मांगलिक। तो फर्स्ट रैंक देखिए ये तो हम कैंसिल ही कर रहे हैं ना, G4 तो हम कैंसिल ही कर रहे हैं, क्योंकि मंगल भी बैठा है, मांगलिक भी है और राहु और सूर्य भी बैठ गए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। अब देखिए तीनों ऑप्शन में सारी जगह 9th हाउस राहु केतु के एक्सेस में तो आ ही रहा है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे G2 को। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे G2 को, फिर हम G3 को देंगे, फिर हम G1 को देंगे और लास्ट में G4 आए। अब इसी में हम लॉर्डशिप करेंगे आगे, जो चौथा टाइप है हमारा, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। G2 को फर्स्ट रैंक दी, G2 को हमने फर्स्ट रैंक इसलिए दी कि देखिए पहली बात तो या तो हम G3 में देते या G2 को देते फर्स्ट रैंक, इन दोनों में से एक को ही देते, और तो कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास। अब हमने इसलिए दिया G2 को रैंक फर्स्ट कि भाई देखिए यहाँ पे उसका जो शनि है वो 10th हाउस में बैठा है। शनि जब 10th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रोफेशन के लिए भागता है, किसी न किसी भाव का स्वामी 10th हाउस में चला गया
तो वो वाला भाव प्रोफेशन से जुड़ जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने देखा कि मंगल 5th हाउस में है। मंगल जब 5th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है वो अलर्ट रहता है, दिमाग तेज होता है। ठीक है जी। और अगर आपका माइंड बोलता है कि इसको रैंक फर्स्ट देना चाहिए तो आप इसको रैंक फर्स्ट दे सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैम संतान हाउस में सही रहता है? देखिए संतान के लिए मंगल की दृष्टि 5th हाउस पे खराब होती है। जब भी मंगल की दृष्टि 5th हाउस से पड़ती है तो फर्स्ट बेबी का एबॉर्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। मंगल की दृष्टि जब 5th हाउस पे पड़ती है, बस वो मंगल अपनी स्वराशि को, उच्च राशि को ना देखे, अदरवाइज एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। शनि सूर्य 4th हाउस में ऐसे ऐसे नहीं कंपेयर करेंगे कि जैसे गर्ल 3 की कुंडली में शनि 4th हाउस में है और गर्ल 2 की कुंडली में सूर्य 4th हाउस में है, हाँ जी। तो वो कंपैरिजन होगा कि शनि ज्यादा खराब होता है सूर्य से, तो देखिए हमें हाँ, सेकंड ईयर तो हमने इसको इसलिए बोला, देखिए फर्स्ट इसलिए बोला मैंने इसको क्योंकि एक तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे ये नहीं पड़ रही। ठीक है। फिर दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि शनि 10th हाउस में बैठ रहा है। शनि की दृष्टि जब 10th हाउस में पड़ती है तो प्रोफेशन बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्लो ऊपर जाता है। यहाँ पे कम से कम शनि 10th हाउस में बैठा है। शनि जिस भाव में होता है कहीं ना कहीं उस भाव की रक्षा करता है। तो हमें प्रोफेशन भी अच्छा चाहिए, इसलिए मैंने इसको रैंक 1 नहीं दी। मतलब अब हमने जो प्लैनेट्स की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेक कर दी है कि वो प्लैनेट कौन से वहां पे बैठ के पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। जी जी जी, वो नॉलेज भी आपको चाहिए होगी। अब देखिए हमारी लॉर्डशिप आ जाएगी नेक्स्ट एग्जांपल से। हटा रही हूँ मैं इसको। हाँ, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, हमने बॉय की कुंडली ली है और इसके लिए हमने 4 लड़कियां ले ली, G1, G2, G3 एंड G4। जो बॉय की कुंडली है इसमें क्या हम देख रहे हैं कि व्यक्ति खानदानी मांगलिक नहीं है, D1 चार्ट से मांगलिक नहीं है क्योंकि मंगल 10th हाउस में बैठा है, लेकिन वो चांद्र मांगलिक है और शुक्र मांगलिक है। मीन्स आंशिक मांगलिक की कुंडली है ये वाली, आंशिक मांगलिक। आंशिक मांगलिक की कुंडली है, लेकिन मांगलिक योग कारक प्लैनेट मंगली योग कारक भाव में बैठा है और साथ ही साथ सप्तमेश 4th हाउस में चला गया, 7th लॉर्ड। ये जो मैंने एरो लगा रखा है ये है कि सप्तमेश कहाँ गया, तो सप्तमेश 4th हाउस में गया। मीन 7th लॉर्ड खराब सिचुएशन में नहीं है। अब उसके लिए जो हमारे सामने जो 4 कुंडलियां हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जीवन के चार्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि जहां तक खानदानी मांगलिक है, खानदानी मांगलिक है और बाकी मांगलिक योग कारक प्लैनेट मांगलिक योग कारक भाव में नहीं बैठे और इसका 7th लॉर्ड 10th हाउस में गया है। 7th लॉर्ड इन 10th हाउस कोई खराब सिचुएशन नहीं होती, ठीक होती है। G2 की कुंडली में हमने देखा कि जहां तक लगन से मांगलिक है लेकिन 7th हाउस का मंगल है, 7th हाउस का जो मंगल होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, थोड़ा सा। लेकिन 7th लॉर्ड लगन में गया तो यानी कि यहाँ से जो ग्रह है वो अपने घर को देख रहा है, 7th हाउस कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है 7th लॉर्ड जब लगन में जाएगा तो। तीसरी कुंडली से हमें पता चला कि जातक ट्रिपल मांगलिक है, ट्रिपल मांगलिक कुंडली है, प्लस में मांगलिक योग कारक भावों में मांगलिक योग कारक प्लैनेट भी बैठा है और साथ ही साथ हमने देखा कि जो पंचम भाव है, क्योंकि शादी का मुख्य उद्देश्य संतान की उत्पत्ति है,
वहां पे हमने देखा कि राहु केतु आ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृदोष आ गया कुंडली में, और 7th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया। ये एक अच्छी सिचुएशन है कि शादी के बाद भाग्योदय, शादी अपने से ऊंचे से परिवार में होना। चौथी कुंडली में हमने देखा कि जातक मांगलिक नहीं है, लेकिन वो चांद्र मांगलिक और शुक्र मांगलिक है, और 7th लॉर्ड फिर 9th हाउस में चला गया। ठीक है जी, तो हम अगर इसको प्रायोरिटी देंगे नंबर रैंक 1 की, तो वो हम किसको देंगे जी? हम रैंक 1 देंगे G4 को। G4 को हम रैंक 1 देंगे। उसके बाद मैं रैंक 2 मैं G1 को दूंगी। G2 को मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि मंगल 7th हाउस में बैठा है। G3 को मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पंचम भाव राहु केतु के एक्सेस में आ गया और ट्रिपल मांगलिक भी है। तीसरी रैंक मुझे देनी पड़ेगी G2 को, और चौथी रैंक G3 को। करेक्ट, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे लास्ट, अगर सबसे लास्ट का मतलब वही होता है कि कैंसिल ही कर दिया हमने, कैंसिल ही करेंगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट एग्जांपल, लगन से मांगलिक तो नहीं है जीतू, G2 लगन से मांगलिक है क्योंकि 7th लॉर्ड उसमें जा रहे हैं इसलिए। क्योंकि 7th हाउस में मंगल बैठा है, 7th हाउस में मंगल बैठा है, इसलिए मांगलिक तो है ही ना। ये आपको देखने आना चाहिए, मैं आपको सेपरेट सेपरेट करवा रही हूँ ना। नेक्स्ट क्लास में सबको मर्ज कर दूंगी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में तो मैं सीधा बोलूंगी ये डेट ऑफ बर्थ है लड़की की, ये बॉय का डेट ऑफ बर्थ है। अब हम चेक करते हैं, क्योंकि उसमें लॉर्डशिप भी आ जाएगी, उसमें सिंगल मांगलिक, डबल मांगलिक, ट्रिपल मांगलिक भी आ जाएगा, उसमें मांगलिक और कारक ग्रह भी आ जाएंगे, और प्लैनेट्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी, लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का। हमने बॉय की कुंडली बनाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बॉय की कुंडली है और इसके लिए हमने 3 गर्ल्स ले ली है, सॉरी 4 गर्ल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, बॉय के लिए हमने 4 लड़कियां ले ली हैं। बॉय की कुंडली से हमें ये समझ में आ रहा है कि जातक मांगलिक है, साथ ही साथ 2 प्लैनेट मांगलिक योग कारक भावों में बैठे हैं, मतलब योग कारक ग्रह, मांगलिक योग कारक ग्रह मांगलिक योग कारक भावों में बैठे हैं, साथ ही साथ जातक मांगलिक भी है। और हमें ये समझ में आ रहा है कि सप्तमेश 11वें भाव में गया है, मतलब जीवन साथी से लाभ या जीवन साथी का लाभ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और पंचम भाव राहु केतु के एक्सिस में कहीं ना कहीं पितृदोष आ गया कुंडली में। अब इसके लिए हमने सबसे पहले गर्ल 1 देखी। हमने देखा कि इस व्यक्ति में, इस लड़की में मंगल अष्टम भाव में बैठा, मतलब जातक मांगलिक है, बाकी और कोई मांगलिक योग कारक प्लैनेट नहीं बैठे मांगलिक योग कारक भावों में। और साथ ही साथ 7th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, तो ठीक होता है। 7th लॉर्ड 10th हाउस में कोई खराब सिचुएशन नहीं है। लेकिन पंचम भाव में सूर्य आ गया। जब भी पंचम भाव में सूर्य होता है तो उस व्यक्ति को संतान के लिए तड़पना पड़ता है। और शनि की दृष्टि भी आ रही है पंचम भाव पे, जो ये भी खराब है। साथ ही साथ हम ये चेक करेंगे कि भावात भावम के अकॉर्डिंग 9th हाउस भी संतान को इंडिकेट करता है, वो भी राहु केतु के एक्सेस में आ गया, मतलब संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ल 1 की कुंडली अच्छी नहीं है। गर्ल 2 की कुंडली में हमने देखा कि जातक फिर मांगलिक है, जातिका मांगलिक है, और 2 प्लैनेट मांगलिक योग कारक भावों में बैठे हैं, और पंचम भाव फिर से राहु केतु के एक्सेस में आ गया, मतलब
पितृदोष है कुंडली में। गर्ल तीसरी कुंडली में, गर्ल थर्ड में हमने देखा कि जातक लगन से मांगलिक है और साथ ही साथ केवल एक प्लैनेट मांगलिक योग कारक भाव में बैठा है और सप्तमेश 9th हाउस में चला गया, मतलब जीवन साथी से बड़े अच्छे संबंध, शादी के बाद भाग्योदय, और चौथी कुंडली में हमने देखा कि जातक मांगलिक नहीं है लेकिन मांगलिक योग कारक ग्रह मांगलिक योग कारक भावों में बैठे हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सभी से इस बॉय की शादी हो सकती है। मांगलिक का कोई लोचा नहीं आएगा, मांगलिक का कोई पॉइंट नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने ये चीज देखी कि मांगलिक योग कारक प्लैनेट्स भी बैठे हैं और इसमें भी बैठे हैं। अब हम अपना दिमाग लगाएंगे ना कि किसको हम चॉइस दे, रैंक 1 2 3 4 दे, तो इसको हम रैंक 1 नहीं दे सकते। हाँ जी बताइए। जी फोर में हम ये नहीं कह सकते कि 7th हाउस राहु केतु के एक्सिस में आ रहा है, हाँ जी, तो हाँ उससे पार्टनर के साथ कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ, अब हम चॉइस करेंगे ना, लेकिन मांगलिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जैसे कई पंडित जी बोलते हैं ना कि नहीं नहीं, जातक मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, मंगल दोष कम है, घड़े से शादी करवा लो, पेड़ से शादी करवा लो, तो वो वाला पॉइंट नहीं है। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। अब हमें रैंक फर्स्ट देनी है, रैंक फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले हम रैंक फर्स्ट इसी को देंगे, G3 को। क्यों देंगे? क्योंकि देखिए, एक तो देखिए मंगल मंगल की सेटिंग हो रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें ये समझ में आ रहा है कि 7th लॉर्ड 9th हाउस में जा रहा है। तीसरा पॉइंट हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इस बॉय का 5th हाउस खराब था, वो इस कुंडली में 5th हाउस खराब नहीं है, उल्टा सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो संतान नाम रोशन करेगी। सूर्य की दृष्टि जब भी पंचम भाव पे पड़ती है तो उसका एक पुत्र, कम से कम एक पुत्र उसका नाम रोशन जरूर करता है, यानी कि संतान होगी तभी नाम रोशन होगा। तो रैंक फर्स्ट हम G3 को देंगे। उसके बाद हम रैंक सेकंड देखिए, यहाँ पे मंगल दूर स्थान में बैठा है, यहाँ पे मंगल दूर स्थान में बैठा है, यहाँ पे शनि दूर स्थान में बैठा है, दो दो लॉर्डशिप के स्वामी दूर स्थान में बैठे हैं, तो इसलिए वो वाला पॉइंट तो हम दिमाग से रहने देते हैं। फिर अब हमने दिमाग लगाया कि यहाँ पे पंचम भाव खराब हो रहा है, यहाँ पे पंचम भाव खराब हो रहा है, तो मैं रैंक सेकंड G4 को दूंगी, रैंक सेकंड G4 को। अब इन दोनों में से मुझे चेक करना है कि मैं किसको रैंक 3 दूंगी, G1 को दूं या G2 को दूं। देखिए, ये वाली कुंडली तो कैंसिल ही माननी चाहिए हमें। पंचम भाव टोटली डिस्टर्ब है और यहाँ पे भी पंचम भाव डिस्टर्ब है फुली। हम दोनों को ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि शादी का उद्देश्य संतान की उत्पत्ति है। मैम G4 पे वो राहु केतु एक्सेस वाला पॉइंट, G4 पे ये 7th हाउस में राहु केतु वाला एक्सेस वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा? होगा एप्लीकेबल, लेकिन ये होता है कि हमने बताया था जब केतु 7th हाउस में होता है तो अगर पार्टनर की तरफ से हमें
स्वतंत्रता मिल जाए तो पटने लग जाती है, बनने लग जाती है। और सबसे और देखिए हमें ये भी समझ में आ रहा है ना, G4 में देखिए यहाँ पे मैं लगाना भूल गई निशान। G4 में 7th लॉर्ड आपका 11th हाउस में गया हुआ है, और G2 में काफी खराब होगा। हाँ, और G2 में हमारा 7th लॉर्ड लगन में गया हुआ है। अभी भी हम G2 को कंसिडर करेंगे 7th लॉर्ड लगन में जाने के बाद भी? नहीं, तब भी नहीं कुछ नहीं फायदा नहीं करेंगे, क्योंकि उसका होता है ना पंचम भाव ही खराब हो रहा है ना, नहीं। पंचम भाव खराब हो रहा है उसका। ठीक है जी, तो ऐसे आपको ना प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की।